नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कनिमोई भी कोरोना की चपेट में आ गई है। तबियत खराब होने के बाद फारूक अब्दुल्ला को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। और इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना का इंजेक्शन ले लिया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कनिमोई जी कोरोना संक्रमित, फारूक अब्दुल्ला भी अस्पताल में एडमिट हुए हैं। उनकी बेटी उमर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने टीका लगवाया है और साथ ही साथ लोगों से यह अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए, इंजेक्शन लगवाएं, ताकि कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दिल्ली में हालांकि मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोजाना वैक्सीनेशन अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। क्या है कोरोना से बचने का इंतजाम, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बता रहे हैं। दिल्ली में 3594 3594 पॉजिटिव केसेज आए थे। टेस्ट जो किए गए वो 87,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी 4.11%, 4% के करीब चल रही है। दिल्ली के अंदर और पूरे देश में अभी कोरोना काफी बढ़ रहा है। देश के अंदर शायद कल 90,000 पेशेंट्स आए हैं। हाईएस्ट 99,000 आए थे एक बारी, तो हाईएस्ट के आसपास पूरे देश का चल रहा है। और दिल्ली के अंदर भी ये कोरोना काफ़ी अभी फैला हुआ है। तो लोगों से मैं कहूँगा कि अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार-बार धोएं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अगर लोग सतर्क होंगे तो इसको रोक सकते हैं। पहले भी रोक के दिखाया था, देखिएगा लोगों ने 3 महीने बहुत अच्छी कंप्लायंस की थी और इसको बिल्कुल काबू में किया था। अगर फिर से कंप्लायंस करेंगे तो जरूर इसको कम कर। सर, मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और सब ठीक रहेगा और हर तरह से कहीं कोई प्रभाव नहीं है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। और साथ साथ मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा के, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई हटा के पूरी सप्लाई करें, सप्लाई में कटौती न रखें, जिससे पूरी दिल्ली को एक साथ वैक्सीन लगाई जा सके और जो इसकी चेन है वो तोड़ी जा सके। दिल्ली में क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे मध्य प्रदेश का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वहां पर कोरोना से जंग की तैयारी कैसी है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री से हमने बात की। मंत्री जी, अगर हम बीते 10 दिनों की बात करें तो लगभग दुगने मामले सामने आ चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिविटी रेट 10.4 तक पहुंच गया है। लोग तेजी से अब मर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब स्थिति खतरनाक होती जा रही है? निश्चित रूप से देश में जो स्थिति बनी है, या महाराष्ट्र की बात करें या कर्नाटक की बात करें या केरल की बात करें, या उसी में मध्य प्रदेश की भी बात है। मध्य प्रदेश में भी केसों की संख्या, संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने लगातार अनेक निर्णय ऐसे लिए हैं कि संक्रमण को रोका जाए, चाहे महाराष्ट्र के बॉर्डर को सील करने की बात हो, चाहे वहां हमारे मध्य प्रदेश के जो मजदूर लोग थे जो महाराष्ट्र में जाते थे उनको वहीं मध्य प्रदेश में ही रोजगार देने की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटियों की अधिकार देने की बात हो कि वो जिले में अपने हिसाब से वहां की स्थिति को देखते हुए अगर संडे के लॉकडाउन करना है तो उसको भी वो प्रपोज कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से होम डिपार्टमेंट्स हैं उसके आदेश लिखें। और जहां जहां जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वहां पर बेडों की, चाहे आईसीयू के बेड हों, चाहे ऑक्सीजन युक्त बेड हों, चाहे सामान्य बेड हों, उनको बढ़ाने का भी सरकार ने निर्णय लिया है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि हम मध्य प्रदेश में संक्रमण को रोक सकें, लेकिन इसमें जनता को जागरूक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मध्य प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाए, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, लोगों को निकलने में दिक्कत हो। लेकिन ये जरूर है कि हमें संक्रमण को रोकना है तो सारे लोगों को इस बात में सावधानी रखनी चाहिए। मास्क के लगाए बगैर कोई बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सैनिटाइजेशन करते रहें। इसके लिए जन जागृति का अभियान भी चलाया गया।
सीधा चलेंगे, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज जैन दिल्ली से और मुस्तफा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुंबई का हाल, क्योंकि हाल वहां का ज्यादा खराब है और उद्धव ठाकरे ने कल जो मीटिंग ली थी मुस्तफा, उसमें यह कहा गया था कि लॉकडाउन तो नहीं लेकिन कड़े आदेश और संदेश जरूर दिए गए थे, जिसमें पुणे की अगर हम बात करें खासतौर पर, इसके अलावा नागपुर का हाल क्या है वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम सख्तियां जो कही गई हैं क्या ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? जो देखे अगर तो लोगों की जो मूवमेंट है उसको जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। लोगों ने लोकल ट्रेन में प्रवास करना शुरू किया था, अपने ऑफिस से जाना शुरू किया था। 8 बजे का नाइट लॉकडाउन का समय है, 8 बजे तक रस्तों पे ट्रैफिक दिखती है, लेकिन इस चीजों को अगर आप ध्यान दे तो ऐसा लगता नहीं है कि लोगों की जब तक एक्टिविटी कम होती है तब तक ये केसेस कंट्रोल में आने वाला। अब देखना यह है कि नए जो रिस्ट्रिक्शन जिसकी कल उद्धव ठाकरे ने बात की वो क्या होंगे, लेकिन इसको राजनीतिक विरोध इतना है कि आज कांग्रेस के नेता जो कि खुद सरकार में है वो उद्धव ठाकरे से मिले, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ये देखना होगा कि किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन मुंबई और बाकी शहरों में लगाए जाते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन 8,800 केसेस एक दिन में आना कोई छोटी बात नहीं है। डेथ रेट लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए किसी न किसी तरीके से पहले एक रोक लगाने की जरूरत है। शायद वो रोक लॉकडाउन से आए। उद्धव ठाकरे का और सरकार का क्या जानना है ये आज शाम तक या कल सुबह तक पता चलेगा। चलिए, दोनों चीजें देखिए, सबसे पहली चीज तो जो जिनको समझना चाहिए, यानी कि आम जनता क्या इस बात को समझ रही है या नहीं, और दूसरा सियासत इसको लेकर किस तरीके से हो रही है। सेहत की बात है लेकिन सियासत ज्यादा है। दिल्ली का हाल जानने के लिए सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, देखिए दिल्ली में भी हालांकि लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को हर दिन अनिवार्य कर दिया गया है। हाल दिल्ली का क्या है? नवजोत, दिल्ली का हाल सिर्फ इस एक आंकड़े से आप समझ लीजिए। फरवरी के 28 दिन में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे और अप्रैल के पिछले 2 दिनों में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तो आंकड़े में इतना बड़ा बदलाव हो गया है। दिल्ली की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में सरकार इस बात से इंकार कर रही है कि लॉकडाउन होगा और साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि रोजाना टेस्टिंग और ट्रेसिंग को मजबूत किया गया है, यानी कि अगर कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उससे जुड़े 30 लोगों को ट्रेस किया जाएगा। तो देखना होगा कि ये फॉर्मूला कितना कामयाब होता है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या भी देश की राजधानी में बढ़ रही है और ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम देश भर में कोरोना का कहर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार लोग खुद हैं और आपको दिखाते हैं हम ये तस्वीरें भी जिसमें कोरोना से बेपरवाह भीड़ नजर आ रही है। बाजार में खरीदारी हो रही है धार्मिक वजहों से, लेकिन लोग कदम कदम पर कोरोना को न्योता ही दे रहे हैं। ये सारी तस्वीरें और ये इस बात की तस्दीक करती हैं, पहली बात मास्क नहीं, दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह नहीं है। तो ऐसे में कोरोना कंट्रोल होगा तो कैसे होगा? वही बात जो मेरे सहयोगी मुस्तफा भी बता रहे थे, दिल्ली से पंकज भी लगातार बता रहे हैं कि जिम्मेदारी सबसे पहले खुद की, लेकिन क्या जनता खुद इस बात को समझ रही है? मुस्तफा, जब आप भीड़ में जाते हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पहली बात तो खुद को समझाने की है ना। क्या जनता समझ रही है इस बात को? देखिए, जनता लोग अपने तौर पर ये कह रहे हैं कि हम लोग सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कमाई भी जरूरी है। अपनी मजबूरी हर कोई दिखा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर शासन की आप बात करें तो उनके सामने भी ये सवाल होता है कि जो लोग हैं, जनता है मुंबई की, महाराष्ट्र की, उनकी जान की फिक्र करना, और इसीलिए शासन को ये सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी को साथ में रखते हुए भी इस तरीके को, इस चीजों को रोकना पड़ेगा। वेव जो है आप समझ सकते हैं कि 8,800 केसेस की हम बात करें सिर्फ मुंबई में, और पूरे महाराष्ट्र के लिए तो 47,000 केसेस से ज्यादा एक दिन में सामने आ रहे हैं। तो ये कहां पर रुकेगा जाकर के? अगर जो नए स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, फैमिली में अगर एक को होता है तो ये देखा जा रहा है कि बाकी जो लोग हैं वो भी संक्रमित बहुत जल्द हो जाते हैं उस चीज से, भले ही हॉस्पिटल तक जाना नहीं पड़ रहा बट पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार का कहना है कि जो वेव आई है उस वेव, उस पीक को टच डाउन करके फिर नीचे आने के लिए किसी न किसी तरीके के स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। एक बार केसेस कंट्रोल में आ गए उसके बाद नाइट कर्फ्यू या बाकी चीजों से चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे ने खुद ये बात बताई, उनकी पत्नी जिन्होंने पहला डोज लिया था वो भी पॉजिटिव आई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी अगर प्रिकॉशन ना लिए जाए तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो एक दोहरे तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार हो या लोग हैं वो कोविड के इस जाल में फंसे हुए हैं। प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशन, ये दोनों चीजें जरूरी है और साथ ही साथ
स्टेट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वो लोग इस वक्त सिटीजन्स पर लगाना चाहते हैं। नवजोत जी, कितनी रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी तभी काम आएंगी जब जिम्मेदारी समझी जाएगी। पंकज, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चौथा स्ट्रेन है, और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमारा जोर अब लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने पर भी रहेगा। बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं कि दिल्ली में लगभग 600 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। केजरीवाल सरकार ये मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि सभी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया जाए। सप्लाई को लेकर भी आज मनीष सिसोदिया ने बातचीत कही है। लॉकडाउन को लेकर जब सवाल किया गया मनीष सिसोदिया से, तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, वैक्सीन समाधान है। तो यहाँ पर सख्ती की बात भी जब हम करते हैं तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो गैदरिंग है, जो शादी समारोह है, अंतिम संस्कार है, वहां पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्कूल 8वीं तक के बच्चों के लिए मना कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस पे जोर दिया जा रहा है, और जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर 2000 रुपए के चालान भी काटे जा रहे हैं। जी नवजोत, चलिए नजर आप बनाए रखिए। मुस्तफा, पंकज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के हाल के बाद अब बात बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि सियासी सरगर्मियां बहुत ज्यादा वहां पर है। धार्मिक नारों की गूंज सुनाई दे रही है और वो लगातार तेज होती जा रही है। उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग भी गहरा होता जा रहा है। आज मंच से उन्होंने हरे कृष्ण हरे हरे का आलाप किया। इससे पहले कई बार वो मंच से चंडी पाठ कर चुकी हैं। नामांकन से पहले मंदिर भी गई थी। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे। तो बंगाल में अब खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से भी। हमारे यहाँ कहा गया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिन सम जगपि परम स्नेही। यानी जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। कोनो हिंदू मुसलमाনের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার, একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি, একসাথে ইফতার করি, একসাথে সবকিছু পালন করি। असम की चुनावी जंग में भी मजहब का रंग गहरा होता जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने लुंगी दाढ़ी वालों की सरकार वाला बयान दिया, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की रैली से मजहबी राजनीति करने वालों को आड़े हाथों भी लिया। साथियों, बीते 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने असम की जनता को डबल फायदा दिलाने का प्रयास किया है। असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है। समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं, तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं, और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा,
उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। अमित शाह पश्चिम बंगाल में जुटे हुए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों दिशाओं में प्रचार कर रहे हैं। दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में रैली करते हैं तो फिर शाम होते होते सुदूर दक्षिण पहुंच जाते हैं। मोदी की 5000 किलोमीटर वाली उस चुनावी तपस्या की बात करना भी जरूरी है जो कि 24 घंटे में पूरी हो रही है। बीजेपी को बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त करना है तो दक्षिण में भी कमल खिलाना है। सत्तर की उम्र और जोश किसी युवा जैसा। 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री का जोर देखिए। बीजेपी असम में कुर्सी बचाना चाहती है। बंगाल में दीदी की कुर्सी छीनना चाहती है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। केरल में मौजूदगी दिखाने की लड़ाई है। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को सरकार में आने से रोकने की रणनीति। प्रधानमंत्री एक दिन में 4 रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार के बीच 4 चुनावी राज्यों के 36 घंटे के भीतर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। इसकी जानकारी बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने दी। दिल्ली से असम, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु और तमिलनाडु से केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटे में अपने बहुमूल्य वाणी के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहने आसे अपनों लोग माता सागर की महिमा Our ideology is सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास. At the root of this mantra is a spirit of compassion towards everyone. Our government does not see people's caste, creed or faith before serving them. Ours is a government for everyone. मैं जो दृश्य देख रहा हूं, 4 मंजिला पब्लिक मीटिंग है। उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। शायद दिल्ली में बैठ करके जो पॉलिटिकल पंडित केरल के चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, जब तक वो ये दृश्य नहीं देखेंगे उनको समझ नहीं आएगा हवा कैसे बदल चुकी है। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी on the